हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और जो आपने अगर इसका पहला पार्ट मतलब पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वाला लेक्चर भी देख लें, ताकि आपको चीज़ें जो हैं समझ में आएँ कि गोली दर्पण होता क्या है। वहाँ पे बातें कर चुके हैं, अब बार बार रिपीट करेंगे तो फिर आगे पढ़ाई कैसे बढ़ेगी, है ना। तो इसमें क्या है, सीधे हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे जो गोली दर्पण से संबंधित हैं। और हम लोग एक चीज़ सीख चुके हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, कांच के खोखले गोले का बना होता है। तो एक गोला बना लेंगे हम लोग इतना बड़ा ये, ठीक है। और मान लेते हैं ये कैसा है, ये कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, कांच का एक खोखला गोला, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग यहाँ से ये कट करें और बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये हमारा बन जाता है अवतल दर्पण, ठीक है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। तो इस दर्पण के लिए इस कांच के खोखले गोले में से जो हमने अवतल दर्पण को काटा है, ठीक है, उसमें हम लोग कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ेंगे वो इस वीडियो में आज जानेंगे। कुल मिला के 8 हैं जो आपको पढ़नी है। तो इसमें पहली आती है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, आप चाहें तो ऐसे गोला बना के लिखते रहें और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। एक और बात, अगर आपको इस चैप्टर के PDF चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे जाके हमसे आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और वो नोट्स एक चैप्टर है कितने, मतलब चलो वहीं बातें कर लेंगे, ठीक है। तो खैर, आपको अगर इसके इस चैप्टर के PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और वहाँ पे आके आप वो नोट्स ले सकते हैं। हालांकि नंबर यहाँ पे भी लिखे दे रहे हैं, ठीक है। इस पे आके हाई लिखेंगे आप और हम लोग आपको नोट्स दे देंगे, ठीक। तो ये चीज़ है। आप जो हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं क्या होती है। देखिए, वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आप ये नोट कर लीजिए, फिर से बोले दे रहे हैं, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, ठीक है। उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इस गोले का केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। इस गोले का केंद्र यहाँ पे होगा और ये जो दर्पण है ये इसी गोले का भाग है, मतलब इसी गोले से बना हुआ है। भाग का मतलब क्या होता है, ये हाथ मेरा भाग है ना, तो ऐसे ही ये दर्पण इस गोले का भाग है। तो जब ये दर्पण इस गोले का भाग है तो इस गोले का जो केंद्र है ये इस दर्पण के लिए क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और इसे C से प्रदर्शित करेंगे। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा समझो। अगर हम कहें कि ये गोला है, आप कहोगे हाँ, तो इसका केंद्र क्या इस दर्पण के लिए वक्रता केंद्र होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दर्पण इस गोले का भाग नहीं है, ये दर्पण इस गोले का पार्ट नहीं है, ये दर्पण इस गोले का पार्ट है, इस गोले का भाग है। इसीलिए इस गोले का केंद्र ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर हो गया। अगर आप इस गोले से दर्पण काटें तो इस दर्पण के लिए इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस दर्पण के लिए इस गोला, इस दर्पण के लिए ये गोला, तो इस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको वक्रता केंद्र मालूम पड़ा क्या होता है। वक्रता केंद्र होता है उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा। हम लोग बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, ठीक है। वक्रता त्रिज्या की हम लोग अब बात करेंगे। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। देखिए, सॉरी, अभी वक्रता त्रिज्या की बात ना करो, अभी इसे रोक दो। तीसरा पॉइंट पहले और देख लो, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है, पोल, ध्रुव। अभी आप समझ जाएंगे कि हमने रोका क्यों है, ये क्यों रोका समझ जाएंगे आप। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल। अब देखो बेटा, परावर्तक तल, कलई किया वो तल, ये सब हम पिछले वाले वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने अभी भी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, लेक्चर 1 प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, वहाँ पे 1 2 3 सब कुछ मिल जाएगा, क्लास 10th की साइंस की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए आप कि दर्पण है ये वाला, ये दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इस गोले का परावर्तक तल का मध्य बिंदु
परावर्तक तल होता है इधर साइड वाला तल, जिसमें हम लोग को अपना प्रतिबिंब दिखता है, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ निकल के आएगा, कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हो गया हमारा P, क्लियर हो गया। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं वक्ता त्रिज्या की। दर्पण के वक्ता केंद्र ये है, दर्पण का मध्य बिंदु यानी पोल, दर्पण का ध्रुव ये है, इनके मध्य जो दूरी है, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्ता त्रिज्या, ठीक है। दर्पण के वक्ता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को, दर्पण के वक्ता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्लियर होगी बात। और इसको त्रिज्या क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं गोले के ऊपर से अगर उसके सेंटर से उसकी परिधि तक कोई भी लाइन खींचोगे त्रिज्या कहलाएगी, इसलिए त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता इसलिए बोलते हैं वक्ता केंद्र से जा रही है, तो दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के वक्ता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसीलिए हमने ध्रुव आपको पहले बताया है, वक्ता त्रिज्या पहले लिख गया था, बट बताया पहले ध्रुव है, तो क्योंकि इसकी दूरी यहाँ तक निकालना होती है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं आगे चौथा, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। दर्पण के वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, दर्पण के वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिला करके जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। देखो, वक्ता त्रिज्या और प्रिंसिपल एक्सिस में कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, सी से पी तक का डिस्टेंस, दूरी है। लेकिन वही मुख्य अक्ष समझ लो ये चीज़ है, एक रेखा जा रही है और ये दर्पण के सी से भी होकर जाएगी, पी से भी होकर जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर हो गई बात। तो ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, इसको यहाँ पे लिख दिया PA, ठीक। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, दर्पण का फोकस, यानी कि फोकस। इसको मुख्य फोकस और फोकस दोनों बोलते हैं। फोकस इसे F से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, दर्पण के वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को, दर्पण के वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं, अच्छा हाँ, एक और चीज़, पेपर में आएगा तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए 2 नंबर में कि दर्पण का फोकस क्या होता है, तो आप यही बताएंगे कि दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण के वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ये बात सही है, ये इसकी डेफिनेशन ये नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि दर्पण फोकस होता कहाँ है। तो वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। लेकिन आप एक और चीज़ लिखेंगे, वो आपको आगे आने वाले जो टॉपिक है प्रतिबिंब बनने के नियम, उसमें बताएंगे फोकस की रियल डेफिनेशन क्या है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख देना और वो भी, दोनों लिख देना डेफिनेशन। अब बात करते हैं छठा, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f से, ठीक। अब देखो, फोकस से f यानी फोकस f से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। अच्छा, जब आपको हमने वक्ता त्रिज्या बताई थी तो नोट नहीं किया था, वक्ता त्रिज्या हमने आपको बताई थी, दर्पण के वक्ता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, ठीक, क्लियर होगी बेटा बात। अब बात करते हैं 7वें पॉइंट की, जो है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक ये क्या होता है, M1 M2, ठीक है, M1 M2 दर्पण का द्वारक है, ठीक, ये हो गया। इसकी डिफिनेशन नहीं आती, ऐसे जान लो, M1 M2 दर्पण का द्वारक है। इसमें कोई ना कोई आपको पॉइंट पूछ सकते हैं, देख लीजिए। वक्ता केंद्र क्या होता है, आवाज़ आ रही, टक्कर निकल जाए पहले। वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है, क्लियर हो गया, जैसे सी से प्रदर्शित किया गया है। वक्ता त्रिज्या, दर्पण के वक्ता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये भी क्लियर हो गया। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण के वक्ता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिला करके जाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष कहलाती है। फोकस क्या होता है, दर्पण के वक्ता केंद्र
तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया है। दर्पण का द्वारक क्या होता है? M1 M2 दर्पण का द्वारक कहलाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए थे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के लिए। ये अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल दर्पण के लिए भी सेम चीज़ ऐसी ही हो जाती हैं। आप अगर देखना बुक में आपको समझ में आएगा चीज़ें, इसके अकॉर्डिंग रीड कर लेना। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। आपको हमने ये समझाया है अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो, सुनना हो, उधर समझना हो, नीड नहीं है। अगर समझना है उत्तल दर्पण के लिए आप कमेंट कर देना, सर उत्तल दर्पण के लिए समझा दीजिए, हम आपको वो भी समझा देंगे उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है बेटा, उसकी नीड नहीं है बेटा कोई इतनी कुछ खास। ठीक है, आपको वो क्या पता होना चाहिए, CRF स्मॉल f P M1 M2 होता है क्या, आपको पता चल गया। PA क्या होता है आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगली हेडिंग की, जो कि है गोली दर्पण की। हाँ, वो इसी में समझा दे रहे हैं। वो है क्या, इधर वाला मिटाई दे रहे हैं। गोली दर्पण की वक्ता केंद्र तथा वक्ता त्रिज्या में, सॉरी वक्ता केंद्र नहीं, गोली दर्पण के वक्ता त्रिज्या है ये। R क्या है? वक्रता त्रिज्या, तथा ये क्या है? ये दूरी फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f। ठीक है, वक्ता R तथा स्मॉल f यानी कि फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो बच्चों संबंध तुम लोग को दिख ही रहा है। इसमें क्या है? देखो, जब ये पूरा है तो ये आधा है, यानी कि f की डिस्टेंस कितनी है? आधी। और r की कितनी है? पूरी 1 है। जब r 1 है तो ये आधा होगा, है ना। तो जब r 1 है तो ये आधा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या दर्शाएंगे? जब हमारे पास r 1 होगा, जब हमारे पास एक r होगा पूरा, तो f स्मॉल f 1 ये स्मॉल f है, और उतनी ही सेम डिस्टेंस भाई आधा है तो इधर भी स्मॉल f ही रहेगा ना, तो 2f हो जाएंगे। ठीक है, जब एक r होगा तो f कितने हो जाएंगे हमारे पास? 2। इसको या तो ऐसे लिख लो आप r बराबर 2f, या f के टर्म में लिखोगे तो f बराबर r/2। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, r को दूना नहीं कर देना कि r दूना होता है, r को दिखाना है दूना f के, तो f का दूना होता है r। ठीक, क्लियर होगी बेटा, f का दूना होता है r और f होता है r का आधा। क्लियर होगी बात। तो r बराबर 2f और f बराबर r/2 दोनों टर्म्स आप याद कर लीजिए। इसका डेरिवेशन भी होता है, सिद्ध करना होता है। 10th में नहीं है, इंटर में है, और वो सिद्ध भी कर चुके हैं हम लोग इंटर वाले चैनल पे। तो आपको अगर ज़्यादा है तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि r बराबर 2f या f बराबर r/2 होता है। ठीक है बेटा, हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम देखिए, गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, देखिए गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या है। देखिए 3 नियम हैं। ठीक, पहला नियम क्या है, ये आपको बहुत ही ध्यान समझना है, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के नियम एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। हाँ, एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उसमें ये काम आता है। जैसे कि आपसे पूछेंगे कि जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इन नियम का उपयोग करके ही आप प्रतिबिंब बनाएंगे वहाँ पे। तो ये आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूछते हैं इससे होकर गुजरना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये दर्पण है, और अगर हम इसके ऊपरी तरह सतह पर पॉलिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? तो हो जाएगा अवतल दर्पण। और ये क्या है? M1 M2 अभी बता क्या है पीछे, दर्पण का द्वारक। ये क्या है? पोल। और ये क्या है? ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष PA। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला नियम कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो ये है, इसके समांतर कोई किरण जा रही है। देखिए समांतर का मतलब होता है कि एक ये कोई लाइन जा रही है, अगर ऐसी ही कोई लाइन एक और जा रही है जिसकी हर डिस्टेंस पे दूरी बराबर हो, कहने को समझ लो कि कभी एक दूसरे को काटे नहीं, सीधी चले जाएं।
ऐसे भी ना जाएं और ऐसे भी ना जाएं, ऐसे भी ना जाएं और ऐसे भी ना जाएं, ये बिल्कुल सीधी जाएं जैसे रेल की पटरी जाती है, ठीक है। तो ये रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। तो मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी वह बिंदु F होगा। या तो ये समझ लो या तो ये समझ लो कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से गुजरेगी, ऐसी बात समझ लो, ठीक है। ये कहीं लिख लो बेटा, कहीं लिख लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, ठीक है। एक चीज़ ये, यानी कि अगर आप देखें ऐसे कोई किरण गई है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं है, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ये लो, क्लियर होगी बात। ये देखो इधर ले आओ, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ठीक। ऐसे यहाँ एक और ले आओ, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो ये समझ लो कि कितने भी समांतर आ जाएं, सारी आके एक ही बिंदु पर फोकस से गुजर के जाएंगी। बात क्लियर हो गई। अब दूसरा नियम क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ पे दूसरा नियम क्या, ये सब अवतल दर्पण के लिए है, ठीक है बेटा। ये सब नियम किसके लिए हैं, अवतल दर्पण के लिए, ठीक। तो गोली दर्पण तो होते हैं ना अवतल और उत्तल, तो ये सारे नियम चल रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। अभी उत्तल वाले भी आपको बताएंगे हम। उत्तल वाले कहाँ बताएंगे, इसके जस्ट नीचे, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, आप समझ पाएँ, ठीक। देखो समझो, अगर ये कोई अवतल दर्पण है, ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये क्या है, M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक। ये क्या हो गया, कोई पॉइंट P, दर्पण का ध्रुव। ये क्या हो गया, F मान लेते हैं। इस नियम का उल्टा नियम ये वाला है, इसका व्युत्क्रम नियम है ये वाला, उल्टा पुल्टा नियम, ठीक है। होता क्या है कि अगर फोकस से होकर के कोई किरण दर्पण के ऊपर पड़े तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देख लीजिए, मान लीजिए कोई ऐसी किरण आई, फोकस से गुजर रही है किरण वाली, फोकस बिंदु से गुजरी और दर्पण के परावर्तक तल पर पड़ी। दर्पण के परावर्तक तल पर पड़ने के बाद ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। अच्छा, ये नियम क्या था, ये नियम था कि कोई भी मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण जा रही है तो वह दर्पण के परावर्तक तल पे पड़ने के बाद, ठीक है, कहाँ कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के बिंदु से, जिस बिंदु से क्रॉस होगी फोकस कहलाएगा। या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जब भी दर्पण के परावर्तक तल पे पड़ेंगी तो वह परावर्तित होकर फोकस से गुजरेंगी। ये इधर हो गया। इधर क्या है कि फोकस से जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक तल पे जब पड़ेंगी तो जब वो परावर्तित होंगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। क्या ये दोनों नियम उल्टे पुल्टे नहीं हैं, है ना, कि आप स्कूल से घर आ गए, फिर स्कूल से घर आ गए। ऐसे ही फोकस से गई तो समांतर हो गई, समांतर गई तो फोकस हो गई, इधर समांतर गई तो फोकस से गई, इधर फोकस से गई तो समांतर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे नियम की। बड़े ही इजी नियम है बेटा, ये तुम लोग को भी समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, अवतल दर्पण, ठीक, M1 M2। ये क्या हो गया, कोई पॉइंट P। ये अगर F है तो इसकी दूनी डिस्टेंस पे हम लोग ने ये जान लिया है कि C होता है, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस होती है F के मध्य होती है, तो C और P के मध्य क्या रहेगा, F। C दूना हो रहेगा F के, है ना, ये जान चुके हैं। अगर कोई किरण C के ऊपर से गुजरेगी, अगर कोई भी प्रकाश किरण C के बिंदु से होकर जाएगी दर्पण के परावर्तक तल के ऊपर, अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्ता केंद्र से गुजरेगी तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर के परावर्तक तल पर जाएगी तो वह वापस परिवर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है। ये देखिए, इधर ऐसे गई किरण और आप जान रहे हैं कि दर्पण का वक्ता केंद्र है ये C, और इस पर जाते ही परावर्तक तल पर पड़ेगी और परावर्तक तल से परिवर्तित होकर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। क्या ये तीन नियम बहुत कठिन है भाई? एक बार प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गई तो वह F से होकर के निकल गई, एक बार F से गई तो वह परिवर्तित होकर समांतर निकल गई, जो C पे गई वो C पे ही वापस आ गई, ठीक है। अब देखेंगे ये चीज़ उत्तल दर्पण के लिए सेम चीज़ है, बस दर्पण अलग है तो बता रहे हैं, बाकी इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, बताने वाली बात है, बिल्कुल है। देखिए
ये हमारा क्या है, धसी हुई सतह में जब आप कलई कर देंगे, पॉलिश कर देंगे तो बन जाएगा उत्तल दर्पण। M1 M2 ये पॉइंट P हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। देखो गोला जिधर बन रहा होता है, गोला जिधर बन रहा होता है उधर ही उसका फोकस, वक्ता केंद्र, फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या होती है। जिधर गोला बन रहा होता है, जिधर भी गोला बन रहा होता है उधर साइड में ही क्या होता है, फोकस, वक्ता केंद्र, फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या, सारी चीज़ उधर ही होती हैं। इधर गोला बन रहा था, इधर ही फोकस था, इधर ही वक्ता केंद्र था। इधर गोला बन रहा था, इधर ही फोकस है, इधर ही वक्ता केंद्र है। इधर गोला बन रहा है तो इधर ही फोकस है, एक इधर ही वक्रता केंद्र है। क्लियर हो गई बात। तो मान लेते हैं ये क्या है, फोकस। ठीक, क्लियर हो गया। तो पहला नियम था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह ऐसे गुजरेगी, अपने परावर्तन किधर होगा इसका, उधर साइड होगा, बाहरी होगा, लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होगी किधर, फोकस से ऊपर से, ऐसे परावर्तन होगा इसका। ठीक है, देखो प्रकाश की किरण किधर परावर्तित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर गई और परावर्तित इधर हुई, लेकिन इसको अगर आप पीछे मिलाएंगे तो लगेगा कि फोकस से होकर के जाने का आभास आ रहा है। देखिए पीछे बैक करने से, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप इधर भी मिलाएं आके इधर, तो फोकस से आकर के ये ऐसे जाएगी। क्लियर हो गई बात। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर किरणें जा रही हैं और जो समांतर किरणें जा रही हैं वो परावर्तित हुई हैं बाहर की तरफ, लेकिन उनको अगर आप पीछे बैक करेंगे तो फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। क्लियर होगी बात। ये बिल्कुल सेम इसी का उल्टा नियम है। देखिए इस पर समांतर गई थी तो ये कैसी आ गई किरणें, फोकस के ऊपर। इधर गई हैं, इधर बाहर गई हैं, बट इसको पीछे मिलाने पर क्या बन रहा है, फोकस के ऊपर हमें लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, हालांकि गई वास्तविकता में बाहर है, आभासिक रूप से पीछे फोकस से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। देखो दूसरा, सॉरी अवतल बन गया हमसे, ये ऐसे बनना चाहिए। ठीक, ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया है, देखिए M1 M2 ये क्या है, फोकस। ठीक, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, P। अब देखिए अगर कोई किरण फोकस के ऊपर ऐसे आने की कोशिश कर रही है, लग रहा है कि अगर वो आगे जाती, क्योंकि दर्पण है तो नहीं जा पाएगी, जाती तो फोकस के ऊपर जाती। देखिए अगर कोई किरण ऐसे आने की कोशिश कर रही है और अगर उसको आगे जाने का मौका मिलता तो किधर जाती, फोकस के ऊपर जाती। तो वो किधर जाएगी, मुख्य अक्ष PA, ये PA है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके समांतर हो जाएगी। यही तो नियम है अपना, यही तो है। ऊपर वाला देख लो कि जो समांतर किरण जा रही है वो फोकस से होकर के ही समांतर जा रही है। तो ये जो किरण है ये अगर फोकस उत्तल दर्पण के फोकस की तरफ आ रही है तो ये परावर्तित होकर कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं। देखिए फिर से बनाते हैं एक ये उत्तल दर्पण। ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट C। ठीक, अब ये क्या है, M1 M2 दर्पण का द्वारक, ये क्या है, वक्ता केंद्र, ये क्या, दर्पण का ध्रुव, इसके मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, फोकस दर्पण का। ठीक है, अब अगर कोई किरण है प्रकाश की, वो ऐसे गई, ठीक है, कोई किरण है प्रकाश की तो वो ऐसे गई, किधर, उसका जो डायरेक्शन किधर है, वक्ता केंद्र के पॉइंट की तरफ है, वक्ता केंद्र के ऊपर है। तो आप जानते हो वो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। यही तो नियम इधर भी था, अगर वक्ता केंद्र से होकर कोई बिंदु जाएगी, कोई किरण जाएगी तो प्रवर्तन के पश्चात वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो ये भी तो इधर ही जा रही वक्ता केंद्र की तरफ, अपनी किधर लौटेगी, वक्ता केंद्र की तरफ जाने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी जिधर से आ रही होती है। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर ऐसे आए तो वो ऐसे ही लौट जाएगी। ठीक है,
तो ये 3 नियम थे, दोनों दर्पण के लिए आपको हमने बता दिए हैं। ये 3 नियम दोनों दर्पण के लिए आपको बता दिए हैं। आपको ये तीनों जो हैं दोबारा देख लेने हैं, दोबारा समझ लेने हैं, दोबारा पढ़ लेने हैं, क्योंकि ये दर्पण के नियम जाने बिना आप दर्पण में प्रतिबिंब का बनना नहीं समझ पाएंगे। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप ये चीज़ यहीं समझ लीजिए, यहीं पढ़ लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी हुई हो, आप इस चीज़ को जो है आप कमेंट में पूछ सकते हैं आके। आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, मेरे पास बने रखे हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे हमने नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर फिर से है, आप वहाँ पे आ जाइए। आपको पर नोट्स पर चैप्टर वाइज आपको दे दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू।